एक मिनट। ये सारा लास्ट क्लास में हो चुका था। हाँ, दो चीजें था कि प्राइवेट सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी में कौन कौन सा पोस्ट होता है, गवर्नमेंट बॉडी में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे ये है कि प्राइवेट में अगर आप देखोगे तो सीईओ होता है, प्रेसिडेंट होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा या जनरल मैनेजर होगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, बहुत सारे डिजाइन इंजीनियर्स होंगे, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, सुपरवाइजर होगा, फोरमैन होगा, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स होंगे, वर्कर्स होंगे। ठीक है। बट गवर्नमेंट बॉडीज किसको किसको इन्वॉल्व करता है? तो गवर्नमेंट बॉडी में जो पोस्ट होता है वो सीधा डायरेक्टर और सेक्रेटरी का होता है। उसके नीचे हो गए तो डेप्यूटी डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी बोल सकते हैं। उससे आगे नीचे हो गए तो फिर चीफ इंजीनियर है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर आएंगे, डिजाइन इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, आर्किटेक्ट और स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कमैन, साथ ही साथ सुपरवाइजर एंड फोरमैन। ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे लिखा हुआ कि कैसे कैसे सारे में होता है। ठीक। सीईओ या प्रेसिडेंट नहीं होता ना गवर्नमेंट बॉडी में, प्राइवेट में होता है। और गवर्नमेंट में क्या होगा, सेक्रेटरी होंगे, डायरेक्टर होंगे, चीफ इंजीनियर होंगे। ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, तो ये सारे पोस्ट होता है गवर्नमेंट। तो किसी भी प्रोजेक्ट को करते हैं तो उसको क्या होता है कि मतलब पार्ट बाय पार्ट तोड़ते हैं, तो उसको आप अलग अलग सिस्टम में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। फिर हर सिस्टम का एक सब सिस्टम होगा उसका, फिर आगे बढ़ोगे तो अगर और ज्यादा डिटेल में काम है तो उसका कंपोनेंट आएगा, एलिमेंट आएगा। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऐसे पूछता नहीं है, बट अगर वो पूछता है तो कुछ इस तरीके से आप अगर डायग्राम भी बना देते हो, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट, ऊपर में सिर्फ आपको क्या लिखना, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग सिस्टम बना दो, उसके नीचे सब सिस्टम, उसके नीचे कंपोनेंट और उसके नीचे एलिमेंट, इतना सफिशियंट होता है। ठीक है। In any construction project, the various activities that make up the project have to be clearly identified. The process of breaking the project into easily identifiable measure system, their subsystem and discrete activity is known as work breakdown structure. कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोजेक्ट का अगर आप एक कंप्लीट काम देख रहे हो, तो उसमें आप हर एक काम को आप कैसे कैसे बांट रहे हो, और जो बांटोगे वो हर एक काम आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। ठीक। और कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो वो ब्रेकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है। अगला टॉपिक है आपका टर्नकी ऑपरेशन। ये क्या होता है कि ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है। ठीक है। इसमें तो refers to a business model in which a company provides a complete package or solution to a client from design to implementation and maintenance. In turnkey operation, the client only need to provide the necessary specification and requirement, and the company will take care of everything else, including planning, procurement, installation and testing. इसमें क्या होगा कि आपका जितना भी आपने सिर्फ एक प्रोजेक्ट दिया, एज अ ओनर आपने एक टेंडर दिया, तो बहुत सारे ऐसा कंपनीज है कि वो हर एक काम को खुद ही में करेंगे। चाहे वो आपका उसका स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट जितना भी रहेगा, वो सारे क्लाइंट का वो खुद ही हैंडल करेंगे। तो ऐसे ऑपरेशन जो कंपनीज करते हैं, जैसे बड़े बड़े कंपनीज में देख लो, टाटा हो गया, एल&टी हो गया, पटेल कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि डिजाइन भी खुद देंगे और वर्क एग्जीक्यूशन भी खुद करेंगे, फिनिशिंग का काम भी खुद करेंगे। वो अपने अंडर बहुत सारे और भी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करके, बट जो मेन क्लाइंट होता है उनको कोई भी दिक्कत नहीं आए। समझ में आया? क्लाइंट का सिर्फ काम है पैसा देना, बाकी उसके कंपनी का काम है कि उसका पूरा प्लानिंग करना, प्रोसेस करना, कुछ टेस्टिंग अगर उसमें है तो टेस्ट वगैरह करना, फाइनलिंग करना, और उस कंप्लीट चीज को
कंप्लीट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना। जैसे एग्जांपल में लिखा है कि इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अ टर्नकी ऑपरेशन में इन्वॉल्व अ कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग an entire project from start to finish, including designing, engineering, construction and project management। तो सिविल फील्ड में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा कि क्लाइंट सिर्फ एक कंपनी को कंप्लीट पैकेज दे दिया। अब कंपनी का काम है कि उसको डिजाइन करके भी देगा क्लाइंट को, उसमें जितना भी इंजीनियरिंग मार्वल्स का काम होगा वो सारा भी कंपनी ही करवाएगा, बिल्डिंग को बनाने का काम भी कंपनी का, और उस बनाने में जितना भी मैनेजमेंट वर्क लगेगा वो भी कंपनी खुद देखेगा। तो ऐसा जो डील होता है उसको क्या कहते हैं, टर्नकी ऑपरेशन। डाउट है किसी को? क्लाइंट का काम क्या है कि सिर्फ आइडिया देना कि उनको क्या काम कराना है, बजट बताना, पैसा देना, बाकी कॉन्ट्रैक्टर हर चीज को हैंडल करेगा। डाउट है किसी को? देखो, इन द सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टर्नकी ऑपरेशन refer to a complete solution offered by a contractor to a client, which include designing, engineering, consulting, and managing a project. Suppose a client wants to build a new hospital. In that case, they can hire a contractor to provide a turnkey solution, which would include everything from initial design and planning, securing all the necessary material and equipment, constructing the hospital, managing the project to completion. The contractor would be responsible for everything from the building's foundation to the electrical and plumbing system and even the landscaping outside। कहने का मतलब कि मान लो कि क्लाइंट को क्या बनाना है, एक नया हॉस्पिटल बनाना है, तो क्या करेगा कि कॉन्ट्रैक्टर का हायर करेगा और वो उसको टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर। उसमें क्या होगा कि डिजाइन से लेके प्लानिंग करने से लेके मटेरियल लाना, इक्विपमेंट लाना, बिल्ड पूरा हॉस्पिटल को बिल्ड करना, पूरा प्रोजेक्ट जो होगा वो हॉस्पिटल को पूरा कंप्लीटली वो कॉन्ट्रैक्टर मैनेज करेगा। और सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, उसके आसपास का भी जितना उस बिल्डिंग का जितना भी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सिस्टम होगा वो सारा कंप्लीट करके देगा। साथ ही साथ बाहर में जैसे हॉस्पिटल क्या होता है कि सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता ना, कि रोड भी होता है, थोड़ा सा पार्किंग एरिया होता है, थोड़ा सा पार्क टाइप का भी छोटा सा बनाया जाता है, ग्रीनरी एरिया, तो उसी को हम लोग लैंडस्केपिंग बोलते हैं। तो वो भी वो सारा का सारा वो उसी में कंक्लूड करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको सारा कंप्लीट काम करके देगा, किसको? क्लाइंट के। क्लियर? द टर्नकी सॉल्यूशन would be provided at a fixed price and within a specified time frame. This approach allows the client to have a single point of contact, making it easier to manage the project and reduce the risk of delay and cost overrun। अब क्योंकि एक ही बार में बात हो गया कि चलो क्लाइंट को एक कॉन्ट्रैक्टर क्या किया कि क्लाइंट आपको काम बताया, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर एक फिक्स अमाउंट बताया कि इतना पैसा में हम बना देंगे, मान लो 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी एक अमाउंट बताया, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर क्या देगा कि हाँ हम इसको 6 महीना 8 महीना 1 साल जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो एक फिक्स टाइम फ्रेम देगा, और उतना में उसको वो काम कंप्लीट करके देना है। ठीक है? तो ये जो टर्न की सॉल्यूशन वाला जो अप्रोच है, इसमें क्लाइंट को थोड़ा सा सेफ हो जाता है, क्योंकि पेपर वर्क रहता है तो डिले होने का भी रिस्क नहीं रहता है, और ऐसा भी नहीं है कि ओवर रन हो जाएगा कॉस्ट। क्योंकि टर्नकी में ये है कि कॉन्ट्रैक्टर तो आप जुबान दिया ना, वो ऑन पेपर दिया कि हम इसको 1.5 करोड़ में कंप्लीट करके देंगे, तो वो 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता, उसको उसी में कवर करके देना है। तो क्लाइंट के लिए भी इजी रहता है, वो कॉन्ट्रैक्टर समझेगा कि उसको उस पैसे में कैसे मैनेज करना है। ठीक है? ओवरऑल टर्नकी सॉल्यूशन in the civil construction industry offers significant advantage to clients, including a streamlined process, reducing risk, and predictable outcome.
Meanwhile, contractors can benefit from providing a complete solution which can lead to repeat business and establish long-term relationship with client. देखो क्लाइंट को क्या फायदा है कि उसका जो प्रोजेक्ट बनवाना है वो उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में चलेगा, क्लाइंट का रिस्क कम है, ठीक है, और उसको जैसा आउटकम चाहिए, जैसा वो प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है वैसा उसको वो बना के देगा। और इसमें कॉन्ट्रैक्टर का क्या बेनिफिट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पूरा का पूरा काम खुद देख रहा है, खुद करवा रहा है, तो हर एक चीज में मार्जिन ज्यादा हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको हम एग्जांपल दें कि केटरिंग का बिजनेस है। केटरिंग बिजनेस क्या होता है कि जैसे शादी है घर पे, तो आदमी लोग क्या करेगा, या तो वो पर प्लेट ऑर्डर बुकिंग करवाएगा, या फिर आदमी रखेगा वो सारा जो खाना का मैनेजमेंट करेगा वहीं पे बनाएगा, बावर्ची बेसिकली रखेगा। तो अगर आप बावर्ची रख के काम कराते हो तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसमें आपका लोड बढ़ गया, एज अ क्लाइंट आपका लोड बढ़ गया, क्योंकि आपको बावर्ची को मैनेज करना है। उसके साथ जितना स्टाफ आएगा कुछ चुरा तो नहीं रहा है, कुछ घट तो नहीं रहा है। बट अगर आप पर प्लेट ऑर्डर देते हो बावर्ची को कि हम पर प्लेट पैसा देंगे, आप अब आपके ऊपर है कि आप सारा चीजें आप अरेंज करोगे। तो उस केस में क्या होता है कि वो रेट थोड़ा सा हाई होता है, बट जो क्लाइंट है उसका कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि सारा सामान लाने का जिम्मेदारी बावर्ची का। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, ठीक है, कि आप एक ही बार में लमसम बात किए कंप्लीट, तो इसमें क्लाइंट का भी फायदा है। हाँ, क्लाइंट को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, ये नुकसान है, बट कॉन्ट्रैक्टर का भी तो अपना रिस्क है ना। तो इस तरीके से बैलेंस करके चलता है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो एक बार कंक्लूड करते हैं। मोबिलाइजेशन, जॉब लेआउट, की प्लान, जॉब प्लान, रोल ऑफ ओनर, कॉन्ट्रैक्टर, डिजाइन। इसको एक बार रिपीट करते हैं 5 मिनट के अंदर में, और इसको फिर कंक्लूड करके खत्म करते हैं। तो की प्लान क्या होता है, कोई बताएगा? चलो रिपीट करते हैं। की प्लान क्या होता है? की प्लान एक तरह का आपका मैप होता है जहाँ पे सारा चीजें मेंशन रहता है कि किस जगह पे कौन कौन सा बिल्डिंग है और कौन कौन सा नया कंस्ट्रक्शन करना है। जॉब प्लान क्या होता है? जॉब प्लान बताता है कि एक स्पेसिफिक टास्क या एक्टिविटीज को कैसे कैसे कंप्लीट करना है, जैसे कि कैसा कैसा टास्क। बिल्डिंग में पहला काम क्या होता है? एक्सकवेशन, फाउंडेशन, फ्रेमिंग, रूफिंग। तो ये सब का पार्ट बाय पार्ट प्लान बनता है, ये कहलाता है जॉब प्लान। नेक्स्ट टॉपिक आपका मोबिलाइजेशन ऑफ वर्क। मोबिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट refers to the process of preparing a site for construction activities, जैसे कि टेम्पररी फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड मटेरियल को सेटअप करने का काम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी साइट को प्रिपेयर करते हैं, और टेम्पररी फैसिलिटी सेटअप करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग को देखते हैं, इक्विपमेंट सेटअप करते हैं, साथ ही साथ सेफ्टी मेजरमेंट को भी कंसिडर करते हैं, और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन भी इसी में आता है। ये सब चीजें कराए हुए हैं, तो उम्मीद करेंगे कि ये सब अगर हम क्वेश्चन में आया तो आप इसको लिख सकते हो। हाँ, अगर जॉब लेआउट का बात करें तो आप क्या लिख रहे हो, इससे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा कि आपको ड्राइंग में क्या बना के दे रहा हूँ, ये आपको स्कोरिंग है। तो अगर जॉब लेआउट आएगा तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन तो लिखोगे ही, साथ ही साथ ये वाला आप एक प्लान बना के दोगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया को डिनोट करोगे कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन ये वाला हो गया। एक साइड से एंट्रेंस शो करोगे, जहां से एंट्रेंस शो करोगे वहीं पे एक साइट ऑफिस बनाओगे, उसके बगल में स्टोर बनाओगे। उसके बाद एग्रीगेट, ब्रिक, टाइल्स ये सब रखने के लिए आप एक स्पेस शो करोगे, और साइट ऑफिस के आसपास से स्टोर और रिइंफोर्समेंट रखने का जगह भी शो करोगे, और ऐसा बनाओगे कि आपका चारों तरफ से गाड़ी आना जाना आराम से हो सके, बीच में ब्लॉकेज ना हो, ठीक है। और जो वहां पे रहेंगे, जो साइट इंजीनियर्स रहेंगे या फिर जो वर्कर रहेंगे, वहां रह के ही काम होगा, तो उनका रहने के लिए भी आपको लेबर हाउसिंग देना पड़ेगा, और वॉशरूम एंड टॉयलेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से
आप एक जॉब लेआउट को अगर क्वेश्चन आता है तो डायग्राम जरूर बना के आओ। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रोल ऑफ ऑनर। ऑनर का क्या काम है? सबसे पहला काम तो पैसा प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग फंड फॉर द प्रोजेक्ट। साइट देना, जगह देगा तभी तो काम होगा। उसके बाद पेमेंट फॉर असेसमेंट, जैसे जैसे काम हो जाएगा वैसे वैसे वो पेमेंट करता जाएगा टाइम पे। जो प्लान पे काम होगा उसका वो गारंटी देगा। अगर कोई चेंज होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देगा। कुछ भी अगर प्लान पे अगर सुपरवाइजर को या फिर एग्जीक्यूटिव वहाँ पे जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करा रहा है उसको अगर किसी चीज में डाउट है तो उसका क्लेरिफिकेशन देगा। या फिर अगर कुछ चेंज कराना है तो वो डिटेल बताएगा, डॉक्यूमेंट रेडी कराएगा, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑपरेट करेगा। ठीक है। ये सारे काम है किसका? ओनर का। कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है कि वो सारा प्लानिंग और प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट को वो हैंडल करेगा। जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, वेंडर है, वो लोग को पेमेंट करने का काम भी कॉन्ट्रैक्टर का ही होगा। प्रोजेक्ट में कुछ टेस्टिंग कराना है या इंस्पेक्शन कराना है या शेड्यूलिंग कराना है वो सारा काम कॉन्ट्रैक्टर करेगा। क्लियर। और साथ ही साथ जो भी मटेरियल वगैरह मंगाना है, अगर विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मटेरियल लाने का भी काम कॉन्ट्रैक्टर का है। और जिस मटेरियल पे बात हुआ, अगर A1 क्लास मटेरियल पे फर्स्ट क्लास पे बात हुआ है तो वो सारा मटेरियल फर्स्ट क्लास आया है या नहीं आया ये भी चेक करने का काम कॉन्ट्रैक्टर का है। साथ ही साथ लेबर पेमेंट भी कॉन्ट्रैक्टर ही देखेगा। ठीक है। तो ये था आप लोग का फर्स्ट लेसन में जो कंप्लीट होता। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड यूनिट कहता है कि आप एक लेआउट बनाइए रेसिडेंशियल का, इसमें LIG, MIG एंड HIG हाउसिंग एंड अदर एम्यूनिटीज को शो कीजिए। तो शो करने से पहले तो ये समझना होगा कि LIG, MIG एंड HIG क्या होता है। बेसिकली ये जो है ये कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूँ कि औकात में बांटा हुआ चीजें हैं। औकात कहने का मतलब पैसा, IG कहने का मतलब इनकम ग्रुप। तो जो पहला LIG है ये कहलाता है लोअर इनकम ग्रुप, MIG मिडिल इनकम ग्रुप, HIG हाई क्लास। ठीक है। जो हायर इनकम ग्रुप होता है। तो वो लोग में जब हम लोग हाउसिंग प्लानिंग करते हैं इन सारी चीजों का बात करेंगे। और इंडस्ट्रियल एरिया का अगर हमको लेआउट बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे वो बताएंगे। इसके बाद है कि जो बिडिंग होता है, बोली लगता है, तो बिडिंग चेक करेंगे। बिडिंग में और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आता है और क्या क्या होता है वो भी चेक करेंगे। बिडिंग का टेम्पलेट देखेंगे, बिडिंग का फॉर्म देखेंगे। ये आपका सेकेंड यूनिट का पार्ट है। ये इतना तीन चीजें हम लोग को करना है। ठीक है। तो वन बाय वन बात करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। LIG, MIG एंड HIG हाउसेस ये पूछता है और ये हमेशा आपको मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे रहिएगा तो इस तरीके का काम आपको हमेशा मिलेगा। तो हम इसका चैप्टर ओपन करते हैं, यूनिट 2 एस्टिमेशन साइट मैनेजमेंट, यूनिट 2। देखो, LIG लोअर इनकम ग्रुप, MIG मिडिल इनकम ग्रुप, HIG हायर इनकम ग्रुप। इन इंडिया residential housing is classified into categories based on annual household income to ensure affordable option for all the section of society। सोसाइटी में जितने भी सेक्शन हैं, गरीब, मिडिल क्लास, अपर क्लास। मिडिल क्लास में भी दो फेज होता है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। ठीक है। इसी तरह HIG में भी होता है। और जो गरीब है वो तो गरीब ही रहता है। ठीक है। तो हर किसी का जितना एनुअल इनकम होगा, एनुअल हाउस होल्ड इनकम जितना होगा वो उसी के अकॉर्डिंग अपना घर बनाएगा ना। अब उसका इनकम ही है 6 लाख से नीचे तो वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे खरीदेगा? ठीक है।
उसका 6 लाख का अगर इनकम है साल का, तब उसमें उसको अपना फैमिली भी देखना है, स्कूलिंग देखना है, बहुत सारी चीजें हैं। बैक आते हैं सिविल पे। तो यहाँ पे क्लासिफाई करता है बिल्डिंग को 3 कैटेगरीज में, और ये गवर्नमेंट नॉर्म्स में ही है। तो पहला जो ग्रुप होता है वो होता है लोअर इनकम ग्रुप। ये किन के लिए होता है? जिनका एनुअल इनकम होता है 3 लाख से 6 लाख के आसपास। ठीक है। आप लोग एक स्कीम सुने हैं गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना किसको मिलता है? जो एलआईजी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप में होते हैं। तो लोअर इनकम ग्रुप कहने का मतलब कि 3 लाख से 6 लाख का जिसका सालाना इनकम है वो आएगा। और इनको कितना कारपेट एरिया का मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा कि 60 स्क्वायर मीटर। ठीक। इतना तो होना चाहिए रहने के लिए, 60 मीटर स्क्वायर। इस बजट के अकॉर्डिंग यही आता है। ठीक है। उसके बाद है एमआईजी। देखो यहाँ पे एमआईजी में 2 कैटेगरी है। एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट। ठीक है। अपर मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास। एचआईजी में भी 1-2 होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इसमें भी 1-2 होता है। तो मिडिल क्लास किसको बोलेंगे? मिडिल क्लास ग्रुप कौन? जो 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपया का सालाना कमाएगा, वो MIG 1 में आएगा। बट आपको MIG 1 MIG 2 नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ LIG पढ़ना है। लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, इसमें दोनों एक ही में मर्ज हो जाएगा, मतलब 6 लाख से लेके 18 लाख तक। ठीक है। अगर दोनों को मर्ज करो तो 6 लाख लोअर लिमिट, 18 लाख अपर लिमिट। 6 से 18 लाख कमा रहा है अगर बंदा, तो वो किस ग्रुप में आएगा? मिडिल इनकम ग्रुप में। और 18 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो वो हाई इनकम ग्रुप में आएगा। तो आप चाहो तो 1-2 करके भी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 120 मीटर स्क्वायर। MIG 2 जो होगा, मिडिल इनकम ग्रुप 2, वो अप टू 150 मीटर स्क्वायर। और हायर इनकम ग्रुप का तो जितना पैसा उतना बड़ा जमीन, मोर देन 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है। देखो LIG क्या होता है कि इसमें कैसे टाइप के लोग होते हैं? फैमिलीज विथ लिमिटेड इनकम लाइक ऑफिस क्लर्क और फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है। बेसिक हाउसिंग ऑफर्स 1 BHK विद एसेंशियल एमिनिटीज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो आवास योजना में भी जो पैसा मिलता है वो किस चीज के लिए मिलता है? एक नॉर्मल घर के लिए मिलता है, कोई हाईफाई के लिए तो नहीं मिलता है ना। तो उतना में क्या होता है कि 1 BHK ऑफर होता है। आप बहुत सारे ऐसा भी स्कीम देखे होंगे आवास योजना में, कि गवर्नमेंट क्या करता है कि बहुत सारे फ्लैट्स बनाते हैं, 1 BHK 2 BHK 3 BHK ऐसे करके, और फिर वो पब्लिक को लॉटरी सिस्टम से सेल करते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स, हाई एलिजिबिलिटी फॉर सब्सिडीज अंडर स्कीम लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना। अब लोअर इनकम ग्रुप का आदमी है, उसको अगर अपना घर खरीदना है, उसके पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या ऑफर करता है? इस तरीके का फ्लैट बनाता है, उसमें लॉटरी सिस्टम होता है। तो उसमें किसी को भी मिल सकता है, जो फॉर्म भरेगा, जिसका फॉर्म निकलेगा, तो उसको वो अलाउड हो जाएगा घर। छोटा छोटा रूम होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि एरिया ही देखो ना, 60 मीटर स्क्वायर, इतना में क्या ही बनेगा। तो एक छोटा सा रूम, एक हॉल, एक किचन, जो उसको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, जिसको उसको EMI की तरह पॉट पे पैसा देना रहेगा, पर मंथ कुछ अमाउंट देना रहता है। 5 साल 10 साल जितने साल का भी टेन्योर में वो फिलअप होगा। और साथ ही साथ उसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट भी माफ कर देता है लास्ट में। ठीक है, टाइम पे पेमेंट होता है। तो कभी भी जैसे इलेक्शन हुआ, उस टाइम में क्या होता है, ऑफर में अभी देख ही रहोगे, मैया समाज योजना मिल रहा है। इलेक्शन के टाइम में ऐसा कुछ ऑफर आता है तो वो माफ भी कर देता है। ठीक है। तो LIG वाले जो ग्रुप है वो इस तरीके से है। MIG मिडिल इनकम ग्रुप, द ब्रॉड मिडिल क्लास इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। मिडिल क्लास में गवर्नमेंट में वर्कर है वो भी आते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में वो भी आते हैं। ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट जैसे लोअर इनकम ग्रुप में क्या था, 1 BHK तक बनता था। यहाँ पे क्या ऑफर होगा, 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट विद एडिशनल फैसिलिटीज लाइक पार्क और कम्युनिटी हॉल। अगर एक सोसाइटी बन रहा है, ये सब एक्चुअली तो बहुत सारा फ्लैट कहने का मतलब क्या है कि एक पूरा सोसाइटी। MIG का ग्रुप जहाँ पे बनेगा, वहाँ पे 2 BHK 3 BHK का अपार्टमेंट्स होगा, और वहाँ पे आपको कम्युनिटी हॉल भी दिखेगा, पार्क्स भी दिखेगा। ठीक है। सब ग्रुप इसको किया गया है जिसमें MIG 1 और MIG 2 में बांटा गया है, इनकम और हाउस साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिमिट पे, इनकम लिमिट और हाउस साइज पे वो बांटा गया है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया 6 से 12 लाख वाला को आप तो 120 स्क्वायर मीटर, 12 से 18 लाख 1,500 ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है HIG, हाई इनकम ग्रुप। ये तो समझ ही रहे होगे, ये जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, सीनियर मैनेजर हो गए, बहुत बड़ा बड़ा जिनका बिजनेस है, वो सब बिजनेसमैन सब आते हैं इसमें, हाई इनकम ग्रुप में। तो हाई इनकम ग्रुप कहने का मतलब टारगेट कौन है, हाई अर्निंग प्रोफेशनल, सीनियर मैनेजर्स एंड बिजनेस ओनर्स। ये लोग का घर कैसा होगा, बड़े बड़े फ्लैट्स होंगे, लार्ज फ्लैट्स, ड्यूप्लेक्स होंगे, बंगलोज होंगे। ड्यूप्लेक्स कहने का मतलब क्या, तो ड्यूप्लेक्स क्या होता है कि G+1 एक बिल्डिंग होता है जिसको ड्यूप्लेक्स कहते हैं, कि ग्राउंड फ्लोर होगा और उसके ऊपर एक फ्लोर होगा, वैसा बिल्डिंग ड्यूप्लेक्स कहलाता है। ठीक है। या फिर उनका अपना बड़ा बड़ा बंगलोज होगा, और साथ ही साथ उनको क्या एमिनिटीज फैसिलिटी मिलेगा। अब हायर इनकम ग्रुप का है, वहां पे आपको जिम होगा, स्विमिंग पूल होगा, क्लब हाउस होगा, सबका अलग अलग से पार्किंग होगा, डेडिकेटेड पार्किंग। ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट देखो, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हायर इनकम ग्रुप का ड्यूप्लेक्स सब कैसा होता है, ये कनेक्टिंग रोड रूट है, मान लो। ठीक है। तो ये क्या है, एक बाहर से भी कनेक्शन, अंदर से भी। तो ये एक पूरा सोसाइटी है जिसके अंदर में क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, अच्छा खासा गार्डन एरिया है, सबका अपना अपना अलग अलग ड्यूप्लेक्स है। इस तरीके का सोसाइटी बनता है जो आपका आता है हायर इनकम ग्रुप सोसाइटी। ठीक, HIG। और देखोगे इसमें और दिख जाएंगे। तो अब ऐसे, तो अगर आप रेसिडेंशियल प्लानिंग बना रहे हो एज ए इंजीनियर, आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। तो प्लान फॉर LIG, MIG एंड HIG हाउसेस इन रेसिडेंशियल एरिया। LIG मतलब लोअर इनकम ग्रुप, फॉर इकोनॉमिकली वीकर फैमिली, इनका प्लॉट साइज स्मॉल होगा, बहुत बेसिक एमिनिटीज मिलेगा। मान लो एक बाइक रखने की जगह मिल गया छोटा सा, हाउसिंग छोटा छोटा रहेगा। ठीक है। पानी सप्लाई मिलेगा, मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जो प्लॉट साइज होगा वो कितना होगा, 30 से 60 मीटर स्क्वायर। बिल्डअप एरिया 25 से 45 मीटर स्क्वायर। ज्यादातर इसमें क्या होता है कि 1 BHK ही होता है, जैसे 1 बेडरूम, हॉल, किचन एंड टॉयलेट। ठीक है। मिडिल इनकम ग्रुप में कौन आ जाएंगे, जो मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक ठाक प्लॉट साइज होगा और स्टैंडर्ड एमिनिटीज मिलेगा, छोटा मोटा पार्क वगैरह बना सकते हैं वहां पे। डन। इनका प्लॉट साइज लोअर इनकम ग्रुप से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ 30 से 60 था, यहाँ 80 से 150 तक है। ठीक है। बिल्डअप एरिया 60 से 100 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 1 BHK था, यहाँ पे 2 BHK होगा। हायर इनकम ग्रुप, ये हाई इनकम फैमिलीज के लिए यहाँ पे प्लॉट साइज इनका काफी बड़ा होगा, 150 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा। इन लोग को ज्यादा बेटर फैसिलिटी मिलेगा, रोड ज्यादा चौड़े चौड़ा मिलेगा। इसके बाद स्टैंडर्ड साइज तो है, और देखो, रेसिडेंशियल लेआउट प्लान मस्ट इंक्लूड। अगर आप एक कंप्लीट रेसिडेंशियल लेआउट बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या होगा, कुछ घर होगा जो LIG के लिए होगा, कुछ बनाएंगे हम MIG के लिए, कुछ बनाएंगे HIG ग्रुप के लिए। पब्लिक फैसिलिटीज में क्या क्या मिलेगा, रोड बनना चाहिए, पार्क्स होना चाहिए, प्लेग्राउंड छोटा सा होना चाहिए। अगर एक कम्युनिटी है तो वहाँ पे एक स्कूल भी होना चाहिए, बड़ा जगह है तो। एक कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, शॉपिंग एरिया, वाटर टैंक, ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग एरिया, स्ट्रीट लाइट।
तो ये सारा चीजें वहां पे रहना चाहिए, ठीक है। रोड का अगर साइज देखो, तो जो मेन रोड होगा वो 9 से 12 मीटर का होना चाहिए, विड्थ, चौड़ाई, ठीक है। और उसका जो सेकेंडरी रोड होगा वो 6 से 9 मीटर होना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला हो गया आपका मेन रोड, ये ज्यादा चौड़ा होगा। फिर इसके साथ ये इसका सेकेंडरी रोड हो गया, तो ये कम चौड़ा चौड़ा रहेगा, ठीक है। नीचे आते हैं। हम्म, और अंदर का रोड रहेगा तो वो 3 से 6 मीटर का रहना चाहिए विड्थ में। तो एक एग्जांपल है कि जैसे मान लो कि 1 हेक्टेयर जमीन है, और आपको 1 हेक्टेयर जमीन में कंप्लीट एक सोसाइटी, तो आपको एक प्लान बनाना है, ठीक है, पूरा एक कंप्लीट लेआउट बनाना है। आप वहाँ पे कैसे डिजाइन करोगे, तो कुछ एक एग्जांपल में है कि आपने वहाँ पे 40 हाउसेस बनाया लोअर इनकम ग्रुप के लिए, 25 हाउस आपने बनाया मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, और हायर इनकम ग्रुप के लिए आपने 15 हाउसेस बनाए। तो आप ऐसे नंबर्स में डिवाइड किए। इसके साथ ही साथ और आपको यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा पूरे सोसाइटी में, तो वो रोड हो गया, पार्क, स्कूल, कम्युनिटी हॉल, शॉपिंग एरिया, वाटर टैंक, ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग एरिया, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारा भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे कंप्लीट एक बड़े प्लॉट पे एक बना हुआ नक्शा है। इसको अगर आप चेकआउट करो, तो यहाँ पे देखो एक 24 मीटर का मेन रोड अप्रोच है। यहाँ से ये इन होगा इस सोसाइटी में, और इस सोसाइटी में अलग अलग क्लास बांटा हुआ है। जैसे आप तो इस साइड देखोगे, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि 45% यहाँ का जो एरिया है वो किसके लिए लिया गया है, लोअर इनकम ग्रुप के लिए। 35% यहाँ पे मिडिल इनकम ग्रुप के लिए डिजाइन है, और ये 20% हायर इनकम ग्रुप के लिए इस प्लॉट को डिवाइड किया है, ठीक है। तो 20% एरिया हायर इनकम ग्रुप, 35% एरिया मिडिल इनकम ग्रुप, और 45% लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है। तो इस प्लान को अगर आप चेक करोगे, तो आप इस साइड से आओ, इस साइड से देखो कि लोअर इनकम ग्रुप के लिए यहाँ पे एक बाजार है, बेसिक एम्यूनिटीज है जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाटर सप्लाई का जगह, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे पार्क भी दिया गया है, और साइड साइड से पूरा ग्रीनरी है, ठीक है। LIG अपार्टमेंट है G+3। बीच में एक बाजार के लिए एरिया दिया हुआ है, मार्केट। रोड को अगर आप चेक करोगे तो 9 मीटर का ये इंटरनल रोड है, ठीक है। इस साइड में देखोगे तो ये सारा 12-12 मीटर का इंटरनल रोड है। साथ ही साथ जैसे इस साइड लोअर इनकम ग्रुप हो गया, आप इस साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मिडिल इनकम ग्रुप। तो यहाँ पे उनके लिए अलग से बनाया गया है। देखना यहाँ पे आपको ना सारा फ्लैट फ्लैट टाइप का ही डिजाइन दिखेगा, ठीक है। इस साइड में आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको घर का साइज आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, क्योंकि ये मिडिल इनकम ग्रुप का। और यहाँ पे देखोगे हायर इनकम ग्रुप का, तो यहाँ सबका सेपरेट सेपरेट डुप्लेक्स है, या आप विला भी कह सकते हो, ठीक है। और जो यहाँ पे आपका हायर इनकम ग्रुप है, आप इस साइड एरिया में चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा पार्क है, कम्युनिटी है, क्लब हाउस यहाँ लिखा हुआ ना, देखो एरो देखे यहाँ पे लिखा हुआ क्लब हाउस है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। साथ ही साथ एक स्विमिंग पूल है बड़ा सा। इस एरिया में स्विमिंग पूल नहीं है, क्यों नहीं है, लोअर इनकम ग्रुप में वो स्विमिंग पूल मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। रीजन आप समझ रहे हो। हायर इनकम ग्रुप है तो इस एरिया में वो मेंटेन हो सकता था, हम उसको इस एरिया में डिजाइन किए हैं। बीच में कुछ एम्यूनिटीज है, वो एम्यूनिटीज में क्या है, जैसे प्राइमरी स्कूल, अब स्कूल तो सबके लिए ना, हेल्थ केयर सेंटर वो सबके लिए, पोस्ट ऑफिस बैंक वो सबके लिए, पुलिस पोस्ट, रिलीजियस साइट जैसे मंदिर हो गया मस्जिद हो गया, तो वो तो सब आदमी के लिए है, ठीक। तो एक एरिया वैसा बनाते हैं जहाँ पे हम वो कम्युनिटीज हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट प्लॉट पे हम लोग प्लानिंग करते हैं। किसी को डाउट?
अगर आप एक सोसाइटी बना रहे हो तो सोसाइटी में आपको हर एक क्लास के लिए कुछ कुछ एरिया आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम सिर्फ इस एरिया में हम सिर्फ बड़ा बड़ा बंगलो बना दें तो लोअर ग्रुप वाला कैसे खरीदेगा? कभी नहीं आ पाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप के भी वो बाहर हो जाएगा। अगर आप छोटा छोटा 1 BHK बनाओगे तो जो हायर इनकम ग्रुप है वो कभी वहां रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें हर चीज लार्ज में चाहिए। ठीक है, तो हर किसी का एक स्टेटस होता है। तो हर एक ग्रुप के लिए हमको अलग अलग तरीके से प्लान करना पड़ता है। डाउट है किसी को? हम मान के चले ये टॉपिक क्लियर है। LIG, MIG एंड HIG हाउसेस एंड अदर इम्यूनिटीज लेआउट प्लान आपको हम दिखा दिए हैं। ये सारा आपको एक समृद्धि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप चाहो तो आप इस तरीके से भी बना के आप शो कर सकते हो। एक प्लॉट बनाना, छोटा छोटा एरिया बनाना, वहां पे LIG मेंशन कर देना, एक साइड से इस साइड से में MIG बनाना, और फिर एक बॉक्स बॉक्स में डिवाइड करके छोटा छोटा बॉक्स बना देना अंदर में, जो आपको शो करेगा कि ये बंगलो है। या फिर आप इसको क्या बता सकते हैं कि ये डुप्लेक्स है। और साथ ही साथ एक पूल बना दो, एक क्लब हाउस बना दो। तो इस तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर लोगे कि एक साइड आपका लोअर इनकम ग्रुप के लिए भी यहाँ इस पूरे प्रोजेक्ट में जगह है, मिडिल क्लास के लिए भी है और अपर क्लास के लिए भी है। क्लियर? लेआउट, इसी को लेआउट बोलते हैं, लेआउट करना। अगला जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ लेआउट प्लान फॉर एन इंडस्ट्रियल एरिया। अब इंडस्ट्रियल एरिया में आप कैसे लेआउट करोगे? तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होगा? जो मेन रूट रहेगा वो तो दिखेगा ही। अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो उसका क्या क्या रहेगा? उसका अपना एक प्रोडक्शन हब होगा। जो प्रोडक्शन बनाया उसको पैकेजिंग करने के लिए भी एक लॉजिस्टिक एरिया रखेगा। कोई विजिटर्स आ रहा है तो उसके लिए एक अलग से एरिया रखेगा। जैसे मान लो क्लाइंट्स आ रहे हैं या कोई विजिट पे आ रहा है, इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, ऑर्डर देने आ रहा है, या रेट लेने आ रहा है, किसी भी काम के लिए विजिट करता है तो वो विजिटर कहलाएगा। उसके लिए एक अलग एरिया होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होना चाहिए। तो ये जो आपका टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ लेआउट फॉर एन इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया का एक लेआउट है। यहाँ पे चेक करो तो ये मेन रोड यहाँ से इन कर रहा है, और साथ ही साथ ये पूरा कनेक्टिंग है, और साथ में ये इस साइड से ये डबल एंट्रेंस का काम कर रहा है। ठीक है, ये रोड है, ये पूरा रोड है। तो यहाँ से आप इन कर रहे हो तो एक हम यहाँ पे बना हुआ है कि ये एक टेस्ट सेंटर है, बीच में एक सेंट्रल स्टोरेज है, 3 यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है, जैसे कि एक है आपका प्रोडक्शन A, प्रोडक्शन B, प्रोडक्शन C। फिर एक असेंबली हाउस है, एक लॉजिस्टिक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑक्सिलरी प्रोडक्शन, और विजिटर सेंटर। तो आप अलग अलग इस तरीके से एक इंडस्ट्री का भी प्लॉटिंग ऐसे बना के दिखा सकते हो। डाउट है किसी को तो पूछिए। सर आपका साउंड नहीं आ रहा अच्छा। ठीक है, तो लेआउट बनाना था इंडस्ट्रियल एरिया का, तो बेसिक लेआउट ऐसे ही होता है। ठीक है, लेआउट बनाना था LIG के लिए, MIG के लिए एंड HIG हाउस के लिए। तो ये बना बनाया हम आपको शो कर दिए, आप इस तरीके से आप बना सकते हो। एग्जाम में आएगा ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसा बनाने में। ठीक है, हाँ इतना सारा डिटेल देने का जरूरत नहीं है। आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, बीच में एक मेन एंट्रेंस गेट बनाओ, यहाँ से इन करते हुए दिखाओ, राइट साइड में आप आराम से LIG का छोटा छोटा अपार्टमेंट्स बना दो, छोटा सा एक पार्क शो कर दो, इतना सफिशियंट है। MIG के लिए आप थोड़ा थोड़ा दूर दूर में करके थोड़ा बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाओ, तो वो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए हो जाएगा, और उसके लिए एक बड़ा पार्क दिखा दो। उससे बड़ा पार्क आप हायर इनकम ग्रुप में शो करो, और हायर इनकम ग्रुप में आप फिर एक स्विमिंग पूल बना दो, एक क्लब हाउस बना दो,
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दो, साथ ही साथ एक सिंगल सिंगल बिल्डिंग बनाओ जो ड्यूप्लेक्स लिख देना वहां पे कि ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर, और उसका चारों तरफ क्या होगा, गार्डन होगा। अगर आप इसको जूम करके देखो, ये ग्रीनरी क्या बता, ये ग्रीन ग्रीन क्या है, इसका चारों तरफ से एरिया छूटा हुआ है, और ये सब क्या है, सटा सटा है, इसका सिर्फ आगे और पीछे में स्पेस है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप का बांट के आप दिखा सकते हो। इसके बाद था लेआउट प्लान फॉर इंडस्ट्रियल एरिया। तब इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होगा, इंडस्ट्रीज का ही चीजें रहेंगे, जैसे प्रोडक्शन होंगे, तो अलग अलग चीजें का प्रोडक्शन होता है ना, तो 2-3 प्रोडक्शन हाउस बना दो, फिर उसको जहाँ पे असेंबली करोगे एक असेंबली बनेगा, और फिर जब असेंबल हो जाता है तो उसको भेजना रहता है, तो वो आपका लॉजिस्टिक्स में आ जाएगा। एक लॉजिस्टिक एरिया बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो रहेगा ही रहेगा, एक विजिटर सेंटर बना दो, एक स्टोरेज बना दो, एक टेस्ट सेंटर बना दो। बस आपको क्या करना है कि सब तरफ एक आपको प्लॉट एरिया बनाना है, एक एंट्रेंस। देखो जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया रहता है ना, अगर आप एक फैक्ट्री को सेट कर रहे हो, एक फैक्ट्री का लेआउट बना रहे हो, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम एटलीस्ट 2 गेट दे जो आपका मेन रोड से कनेक्ट हो। तो एक इस साइड कनेक्शन शो कर दिए, एक इस साइड कनेक्शन शो कर दिए। ठीक है, इस साइड से जो आदमी आ गया यहाँ पे विजिट करेगा, यहाँ पे वेट करेगा, यहाँ से क्लियरेंस होगा तो फिर वो अंदर जाके एडमिनिस्ट्रेशन में मिल सकता है। इस तरीके से आप इजिली इंडस्ट्रियल एरिया का लेआउट प्लान बना सकते हो। देन इसके बाद आता है बिडिंग। बिडिंग सुने होंगे, आईपीएल कितने कोई देखते हैं। आईपीएल में क्या होता है, मैच से पहले हर प्लेयर बिकता है ना, बिडिंग होता है, बोली लगता है, तो वही है यहाँ पे भी बिडिंग। Bidding is the process by which contractors submit their price quotation and technical details to undertake a construction project according to a specified condition. बट यहाँ पे एक मजेदार चीज ये है कि जो आईपीएल में बिडिंग होता है वो उस टीम को मिलता है जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है। ठीक है, कोई भी प्लेयर बिक रहा है तो जो टीम का ओनर ज्यादा पैसा देगा वो उस टीम पे जाएगा। बट सिविल में उल्टा है, सिविल में जो टेंडर निकला, जो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा हम इसको सब इतना कम से कम पैसा में कर देंगे, उसको टेंडर मिलेगा। सिविल में ऐसा होता है। ठीक है, तो बिडिंग कैसा प्रोसेस है कि बिडिंग में कॉन्ट्रैक्टर अपना प्राइस का कोटेशन देके सबमिट करता है, और अपना सारा जितना भी टेक्निकल डिटेल होता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, और जितना भी कंडीशन होता है उस टेंडर में, वो सारा का फुलफिलनेस वो सबमिट करता है विथ प्राइस। ठीक है, कि कितना में काम कर देगा। It is a key step in the tendering process used by organizations such as Central Public Work Department, CPWD, PWD, Public Work Department, and NHAI, National Highway Authority of India, नितिन गडकरी। ठीक है, तो bidding is the submission of an offer by a contractor to execute work at a specified price within a specified time according to the contract condition। bidding submission होता है जो एक कॉन्ट्रैक्टर ऑफर करता है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसमें वो क्या लिख के देता है कि वो कितने प्राइस में काम करेगा, कितने टाइम में काम करके देगा, और टेंडर का जितना भी कंडीशन है वो उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो बिडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन कॉम्पिटिटिव रेट। अब 5 कॉन्ट्रैक्टर अपना अपना रेट देगा तो उस पे आप कॉम्पीट कर सकते हो ना, सिलेक्शन कर सकते हो, मार्केट रेट पता चल जाता है कि हम इस काम को इतना में भी करा सकते हैं। तो सेलेक्ट अ क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर। अब ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको दे दिया कि नहीं हम 1 करोड़ का काम हम उसको 40 लाख में कर देंगे, बट हम उसका प्रीवियस हिस्ट्री भी तो देखेंगे कि वो पहले कितना टेंडर पे काम किया है, जो प्रोजेक्ट्स उसने लिए वो कंप्लीट करके दिए हैं कि नहीं, और कंप्लीट करके दिए हैं तो कंप्लीट होने के बाद जो मेंटेनेंस का काम होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है, तो टाइम पे मेंटेनेंस दे रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, हैंड ओवर किया, फिर कोई लेना देना नहीं,
अब कुछ भी खराब हो रहा है, क्रैक्स आ रहा है, तो बोलता है नहीं हम तो हैंड ओवर कर दिए। ऐसा नहीं होता, उसमें मेंटेनेंस भी होता है। कुछ पैसा हमेशा सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट रहता है, वो 5 साल 6 साल के बाद वापस हैंड ओवर होता है, सो डैट कि अगर कुछ फॉल्ट आता है बिल्डिंग में, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर तो अपना हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा नहीं हम तो हैंड ओवर कर दिए। अब क्योंकि सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट है स्टार्टिंग में ही, तब तो रिपेयर करके देगा, क्योंकि सिक्योरिटी मनी खुद में 5 से 10% पहले ही सबमिट हो जाता है। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप 10 लाख रुपए पहले ही सिक्योरिटी मनी में डिपॉजिट किए हुए हैं, उसको 10 लाख तो चाहिए ना। तो जो 10 20 30 हजार का कुछ भी अगर मेंटेनेंस में लगता है तो फिर लगाएगा, ठीक करेगा, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, तो वापस आते हैं बिडिंग का ऑब्जेक्टिव में। तो ये कहता है कि क्या है कि कॉम्पिटिटिव रेट ऑब्टेन करना, क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करना, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होता है, वैल्यू ऑफ मनी अचीव होता है, कंप्लीट वर्क विद इन टाइम, टाइम पे ही काम हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योरेंस का मतलब क्या? अब जितना भी टेंडर होता है ना गवर्नमेंट का, वो सारा ना ऑनलाइन होता है, तो जो भी बिडिंग डाल रहा है वो भी ऑनलाइन डाल रहा है। कितना पे बिडिंग फाइनल किया गया, ये भी गवर्नमेंट वहां पे दिखाता है कि हम इस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिए हैं और इतना पैसा में डील फाइनल हुआ है, तो ट्रांसपेरेंसी वहां आ जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ बिडिंग। अब बिडिंग कैसा कैसा होता है? एक तो होता है ओपन बिडिंग, कि जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ये गवर्नमेंट और इसका ये नहीं है, अब ये जनरल टर्म है कि जो बिडिंग होता है वो कितने तरीके से होता है। ठीक है, वो प्राइवेट बिडिंग भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। तो ओपन बिडिंग, ओपन बिडिंग में क्या है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वैसा बिडिंग यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो ओपन बिडिंग कहलाएगा। पब्लिक एडवर्टीजमेंट इशू किया जाता है ओपन बिडिंग के लिए। नेक्स्ट टाइप होता है कि लिमिटेड बिडिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो जैसे कि अभी ही पढ़े होंगे कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज बनाया गया है, चेनाब ब्रिज। अब वो किसी को भी तो नहीं दे देगा ना बनाने के लिए। तो जब बहुत स्पेसिफिक काम होता है तो वहां पे क्या करते हैं कि हम सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट करते हैं। तो जब सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर इनवाइट होगा तो वो क्या कहलाएगा, लिमिटेड बिडिंग। ठीक है, सिंगल बिडिंग अगला टर्म है, तो ओनली वन कॉन्ट्रैक्टर सबमिट्स अ बिड। अब तुम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से काम करा रहे हो, तुमको वो पसंद आ गया कि उसका सारा काम तुमको पसंद आया। ठीक है, अब वो तुम्हारा फेवरेट है, तो तुमको अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट देना है तो तुम उसी को प्रोजेक्ट दे रहे हो। वैसा प्रोजेक्ट हैंडलिंग जो होता है वो क्या कहलाएगा, सिंगल बिडिंग। जैसे टनल बनाना है, तो टनल का काम हम दे दिए टाटा को, कि हम सिर्फ टाटा से ही काम कराएंगे। या एल को हम एक प्रोजेक्ट दिए कि हमको आपसे ही काम कराना है, आप बताओ आप क्या पैसा लोगे। वैसा बिडिंग क्या कहलाएगा, सिंगल बिडिंग। अब वो जो रेट हाई दे, लो दे, मीडियम दे, जो भी दे, बट हम काम उसी से कराना चाहते हो, तो वो कहलाएगा सिंगल बिडिंग। डाउट है किसी को? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके टॉपिक से। और टू स्टेज बिडिंग, यहाँ पे क्या होता है कि पहले टेक्निकल बिडिंग इवेल्युएट किया जाता है, फिर उसके बाद उसका फाइनेंशियल बिडिंग बाद में ओपन किया जाता है, तो ये कहलाता है टू स्टेज बिडिंग। अब बिडिंग में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज था जो आपको पढ़ना था। देखो बिड टर्मिनोलॉजी, तो पहला यहाँ पे एक टर्म आता है बिडर। बिडर कौन? अ पर्सन और कॉन्ट्रैक्टर हु सबमिट अ बिड। एक आदमी भी हो सकता है या कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है या एक कंपनी हो सकता है कि जो बिड सबमिट कर रहा है, जो बोली लगा रहा है, वो क्या कहलाएगा, बिडर। क्लियर? एम्प्लॉयर और क्लाइंट, जो काम दे रहा है, ठीक है, जो वर्क पब्लिश किया है कि हमको ये काम कराना है, वो क्या कहलाएगा, क्लाइंट कहलाएगा। या
एम्प्लॉयर कहलाएगा, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन दैट इनवाइट्स बिड आर कॉल्ड एम्प्लॉयर ऑफ क्लाइंट। ठीक है। टेंडर क्या होता है? एक फॉर्मल इनविटेशन होता है सबमिट करने के लिए, बिड सबमिट करने के लिए, वो टेंडर कहलाता है। ठीक है, कि टेंडर निकला है। टेंडर क्या निकलता है? एक नोटिस ही निकलता है ना। पेपर में देखोगे टेंडर नोटिस आता है। ये काम है गवर्नमेंट का, वाटर टैंक बनाना है। आप अपना अपना बिड सबमिट कीजिए, जो कॉन्ट्रैक्टर इच्छुक है वो अपना अपना बिड वाटर डिपार्टमेंट में आके सबमिट कर सकते हैं। तो एक तरह का इनविटेशन होता है बिड के लिए, जो कहलाता है टेंडर। क्लियर? इसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा पूछता है। गवर्नमेंट एग्जाम दो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम दो, ये पूछता है। सिक्योरिटी मनी सबमिटेड विद इन द बिड, टिपिकली 1 to 3% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। और देखो, एक्चुअली में अर्नेस्ट मनी सिक्योरिटी मनी हम नहीं कहेंगे, ये थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी मनी भी एक अलग से एक टॉपिक होता है। अर्नेस्ट मनी वो होता है ना कि जब आप टेंडर अप्लाई कर रहे हो, बिड दे रहे हो, तो आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। एक नोट्स, हाँ पहले वाला, आप अगर उस पर चेक करो, इसमें कहीं पे डिस्कस किए। देखो, ये वाला जो नोट्स दिया ना, इसमें है। पहले जीओटी में क्या था ना, ये सारा चीज एक ही सब्जेक्ट में पढ़ना था, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अभी क्या किया है कि इसको सब्जेक्ट में बांट दिया है। एस्टिमेशन एंड इवोल्यूशन अलग कर दिया है, और साइट मैनेजमेंट को पूरा ही अलग कर दिया है। ठीक है। बट पहले ये सारा चीज एक ही साथ चलता था। इस नोट्स में है ये सारा चीज रिटर्न। अर्नेस्ट मनी क्या होता है कि जो फॉल्स बिडिंग होता है ना, उससे बचने के लिए होता है। जैसे कि अगर 1 करोड़ का बिडिंग है, तो वहां पे लिख दे दिया है कि आपको 1% या 2% अर्नेस्ट मनी आपको सबमिट करना है। इट इज अ गारंटी अमाउंट which shows seriousness of contractor and avoid false bidding। ठीक है। अगर और टेंडर में लिखा हुआ है कि आपको 2% अर्नेस्ट मनी जमा करना है, तो अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो जो टेंडर भर रहा है, उसको सिर्फ भरने के लिए उसको 2 लाख रुपया पहले जमा कराना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर आएंगे टेंडर फिल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सीरियस होंगे तभी तो आएंगे। अदरवाइज इतने इंजीनियर यहाँ भरे हुए, कोई भी जाके टेंडर भर देगा। चलो कोई काम नहीं है, बेरोजगार है, टेंडर भर देते हैं। तो ऐसे केस से बचने के लिए क्या होता है कि जो भी टेंडर फिलिंग होता है, वो हम लोग अर्नेस्ट मनी के साथ निकालते हैं। टेंडर वही भर सकता है जो अर्नेस्ट मनी सबमिट करेगा। अब 10 कॉन्ट्रैक्टर सबमिट, और 10 कॉन्ट्रैक्टर अगर टेंडर भर रहा है, तो 10 क्या करेगा कि अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो वहां पे मेंशन रहता है कि 2% अर्नेस्ट मनी सबमिट करना है। तो वो 2% वो पहले अमाउंट पे करेगा, और उसके बाद वो टेंडर को भर सकता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है अर्नेस्ट मनी। ये क्या शो करता है कि कॉन्ट्रैक्टर हाँ सीरियस है, पैसा दिया तो सीरियस है, तभी तो दिया। और इसी में फॉल्स बिडिंग भी हम लोग अवॉइड हो जाता है, कि नहीं वो ऐसे ही मजाक मजाक में बिडिंग नहीं कर रहा है, सीरियस है। ठीक है। इसी के साथ एक अलग टर्म है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है कि इट्स अ पर्पस टू कॉम्पनसेट इन केस कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर को आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसके बाद वो उस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तो लॉस है ना क्लाइंट का। तो काम स्टार्ट होने से पहले इसीलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्टर करना पड़ता है, सो दैट कि अगर वो काम ना कर पाए तो कुछ कॉम्पनसेशन हो सके। ठीक है। डाउट है किसी को? सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग होता है, अर्नेस्ट मनी अलग होता है। हाँ, अगर 10 कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म भरा है बिड के लिए, तो जिसको एक को मिला
उसका पैसा तो जमा रहेगा अर्नेस्ट मनी, बाकी 9 कॉन्ट्रैक्टर को उसका पैसा अर्नेस्ट मनी में जो जमा किया था वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पैसा दे दिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो पैसा डूब गया, नहीं। अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो मनी उसको वापस हो जाता है। ठीक है, वापस इस नोट्स पे आते हैं। तो अर्नेस्ट मनी समझ में आया। हर टेंडर में 1 से 3% तक कितना अर्नेस्ट मनी देना है ये वहां पे नोटेड रहता है, आपको उतना परसेंट ही देना है। अगर 2% मेंशन है और 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपॉजिट अगेन, जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला फाइनली, तो जितना पे मिला उसका वो 5 से 10% उसको वो भी मेंशन रहता है कि अगर आपको टेंडर मिल रहा है तो आपको कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो अगर 10% दिया हुआ है तो पहले ही तो वो अर्नेस्ट मनी में पैसा दिया था ना, वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा, और वो सिक्योरिटी मनी में जो बचेगा अर्नेस्ट मनी के बाद और कितना देना रहेगा वो जमा कर देगा। ठीक है, मान लो 1 करोड़ में ही डील हुआ, तो पहले ही तो वो 2%, 2 लाख रुपया तो दे चुका था अर्नेस्ट मनी में, तो उसमें और वो 8 लाख रुपया देगा, तो उसका 10% कवर हो कंप्लीट हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट में। ठीक है, तो ऐसे भी होता है। क्लियर। बिड वैलिडिटी पीरियड, अब देखो जो भी बिड आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो 1 1 2 2 साल के लिए है, उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसी टाइम में आपको बिड फिलअप करना रहता है। बिड वैलिडिटी पीरियड क्या है? द टाइम ड्यूरिंग which the bid remain valid is called bid validity period। बेसिकली 3 महीना से लेके ये 6 महीना के बीच का होता है टेंडर फिलिंग और कॉन्ट्रैक्चुअल। ये सारा चीजें जो है ना, ये 3 से 6 महीना के अंदर में पेपर वर्क करके कॉन्ट्रैक्टर को बिड दे दिया जाता है। ठीक है, अब आता है लोअर बिडर। लोअर बिडर कौन? जो सबसे कम बोली लगाएगा। द बिडर हु कोट्स द लोएस्ट प्राइस एंड मीट्स रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कम लगाएगा, बल्कि जो टेंडर में जिस स्पेसिफिकेशन में काम दिया हुआ है उस स्पेसिफिकेशन वो काम को भी करेगा तो ही। अब ऐसा नहीं है कि जैसा हम आपको हमेशा एग्जांपल देते हैं कि हर चीज का ब्रांडेड दिया हुआ है कि बेस्ट प्रोडक्ट लगेगा, कजरिया का टाइल्स जैसा हम हर बार बोलते हैं क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है। जैकवार का सैनिटरी फिटिंग्स, जैकवार एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका आप नल लेने जाओगे 3 हजार 4 हजार का आएगा एक एक नल। अब ऐसा तो नहीं है कि वो लोइंग बिड किया, अब वो जैकवार का नल की जगह प्लास्टिक का 80 रुपये वाला नल लगा रहा है, ऐसा नहीं होता। तो जो रिक्वायरमेंट दिया हुआ है उसको भी फुलफिल करेगा, और जो सबसे कम पैसा में करेगा, जो सबसे कम बोली लगाएगा वो कहलाएगा आपका लोअर सॉरी लोवेस्ट बिडर। ठीक है, वैसा बिडर जो सबसे कम बोली लगाया। वर्क ऑर्डर, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट द वर्क। वर्क ऑर्डर एक टर्म है टेंडर में, जो क्या होता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब उसको काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एक अलग से नोटिस आएगा जो आपको कहलाएगा वर्क ऑर्डर, ये ऑफिशियली अब आप काम स्टार्ट कर सकते हो। परफॉर्मेंस गारंटी, गारंटी सबमिटेड आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ बिड। जैसे ही बिड एक्सेप्ट हुआ तो परफॉर्मेंस गारंटी अमाउंट देना रहता है, बेसिकली वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से क्या समझ, एक तरह का रेंट एग्रीमेंट भी होता है। जैसे अगर हम किसी को घर पे भाड़ा के लिए दे रहे हैं तो 11 महीना का हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम 12 महीना का करें तो हमको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 11 महीने का होता है। दूसरा चीज, आप एक चीज और देखोगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, गवर्नमेंट है में है लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल है। ठीक है, हर जगह पे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी 11 महीना का होता है। ठीक है, तो लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, देखो एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो क्लाइंट है और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होगा जो कि कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से समझ ही रहे हो। अगला टॉपिक है सब कोऑर्डिनेटर बिड प्रपोजल टेम्पलेट। हाँ, यहाँ पे आपको सिलेबस में आते हैं, बिड टेम्पलेट कैसा होता है वो देखना है और बिडिंग का फॉर्म कैसा होता है।
तो आपको हम बिग टेम्पलेट्स दिखाते हैं, इसको बंद करते हैं। टेम्पलेट कैसा होता है? यहाँ पे बिग नंबर होगा, प्रोजेक्ट का नेम होगा, जॉब लोकेशन होगा, एस्टिमेट स्टार्ट डेट, एस्टिमेट एंड डेट ऑफ कंप्लीटिशन, ओनर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन रहेगा, एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नेम, फिर उसके नीचे आएगा सब कॉन्ट्रैक्टर का इंफॉर्मेशन, स्कोप ऑफ वर्क, अगर अलग से कुछ और टर्म्स है तो यहाँ पे वो नोट होगा। साथ ही साथ इसमें कॉस्ट ब्रेकडाउन लगता है कि जैसे कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा, किस यूनिट में मेजरमेंट होगा, कितना क्वांटिटी लगेगा और उसका रेट। जैसे यहाँ पे लिख दिए ब्रिक्स A1 क्लास 5 मीटर क्यूब, सॉरी क्वांटिटी में 5 लिखेंगे और यहाँ पे यूनिट में वो लिखेंगे मीटर क्यूब, क्योंकि ब्रिक हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। और उसका पर मीटर क्यूब का क्या रेट है वो लिखेंगे और उसको टोटल कर देंगे। फिर लेबर कितने घंटे, कैसे कैसे लेबर है वो नोट होगा। ठीक है, मेसन है, अनस्किल्ड लेबर है, वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन होगा। फोरमैन है, कितने घंटे का काम होगा और उस घंटे का क्या रेट है वो यहाँ पे नोट होगा। टोटल मिसलेनियस, टोटल मटेरियल, टोटल लेबर, ये सारे को टोटल करके ये जो कंप्लीट ये 2 4 5 पेज जो भी होगा इसमें, तो ये सारा चीज क्या कहलाता है? बिड का प्रपोजल। और इसी टाइप से टेम्पलेट्स बनता है। डाउट है किसी को कि टेम्पलेट कैसे बनता है? टेम्पलेट ऐसा ही होता है। क्लियर? अगला टॉपिक है टेंडरिंग। ये कल करेंगे, ये अगला लेसन है। ठीक है, ये थर्ड यूनिट है। EMD पढ़ ही चुके हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 2 यूनिट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तीसरा यूनिट में भी लगभग लगभग सेम सेम चीज ही रिपीट होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टेंडरिंग क्या होता है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। ये सारा जो पहले जो नोट्स भेजे थे उस पे भी है, अगर आप इसके साथ भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है,